एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम जो है वो सीटेट, टेट, यूपी टेट या बीएड या फिर शिक्षण के किसी भी एग्जाम जैसे नेट तक में भी पूछा जाता है और एक अच्छा खासा नंबर रहता है क्वेश्चंस का इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अधिगम है क्या, इसको समझते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अधिगम को जनरली क्या है कि हम दो तरीके से मान सकते हैं, सीखना या फिर किसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, तो सीखना मतलब क्या है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से हम लोग कुछ अपने काम की चीजें जो है वो ग्रैस्प कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम लोग सीखना बोलते हैं और वही अधिगम कहलाता है। लेकिन अधिगम सीखने से ज्यादा भी है। जैसे सीखने का मतलब तो सिर्फ ये हो गया कि हमने कुछ लिया और पढ़ लिया उसको, या तो रट लिया, या फिर सिर्फ उसको, जैसे मैथ्स है तो उसको सॉल्व कर लिया, तो सिर्फ ये अधिगम नहीं है। अधिगम जो मुख्य रूप से देखा जाए तो उसको किस तरीके से हम व्यवहार में लाते हैं वो अधिगम कहा जाएगा। जनरली अगर अपने शिक्षण अनुभव के अनुसार मैं बताऊं तो अधिगम को आप ऐसे मानिए कि ये एक स्पंज लिया आपने और उस स्पंज को पानी में डाला और पानी में डालने के बाद निकाला, और निकालने के बाद कुछ देर के बाद उसमें कुछ पानी बचा रह जाता है और बाकी पानी नीचे गिर जाता है। बिल्कुल जो पानी बचा रह गया स्पंज में वही अधिगम है। यानी कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन उस सीखने का जो प्रभाव है हम पर जो रहता है या किसी स्टूडेंट पे रहता है वही अधिगम है। और जैसे जैसे हम बार बार पानी में डालें और निकालें अगर स्पंज को, तो उसमें काफी पानी रखने की क्षमता रह जाती है। ये एक जस्ट एक आइडियोलॉजी दे रहा हूं मैं कि ऐसा समझ सकते हैं ताकि आपको दिमाग में ज्यादा दिन तक रहे। अब बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो ये अलग अलग जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको परिभाषित किया। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब जिस तरीके से हम सीखते जाते हैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने का जो तरीका है वो भी बदलता है। सामंजस्य जो है सिचुएशंस के साथ वो हम बना पाते हैं। ठीक है, और जिस तरीके जैसे एक स्टूडेंट जो नया है सीखने की प्रक्रिया में वो और एक काफी कुछ जो सीख गया है, दोनों का जो रिएक्शन है किसी सिचुएशन में वो अलग होगा। ठीक है, तो ये एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है और लगातार चलते रहता है। फिर वुडवर्थ ने इसको डिफाइन किया कि नवीन ज्ञान यानी कि नए ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या है। तो नया ज्ञान और नए ज्ञान के साथ साथ में किसी चीज के प्रति नए तरीके से रिएक्शन देना जो है वो जो सीखने का प्रोसेस है वही हमारा अधिगम हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो परिभाषा है वो गेट्स के अनुसार है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम लोग सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार परिवर्तित होता जाता है। तो ये तीन जो डेफिनेशन है ये बेसिक आइडिया देता है अधिगम के बारे में, और डिटेल में हम देख रहे हैं कि अधिगम क्या है। अब हम देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम है क्या और साथ में विशेषताएं क्या है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। इसका मतलब समझना यह है कि एक बार हमने कोई चीज सीख ली तो वो लाइफ टाइम रहती है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, ठीक है, तो वो हमेशा रहता है। खाना बनाना सीख लिया वो हमेशा रहता है। कुछ हमने 2+2 अगर करना सीख लिया तो हमेशा रहता है। तो अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता भी रहता है और जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी लगातार चलती रहती है। यानी कि हमने जो अधिगम किया वो भी लॉन्ग टर्म चलता है, लाइफ टाइम चलता है, और जो प्रोसेस है अधिगम का वो भी लगातार चलता रहता है। दूसरा, अधिगम उद्देश्य पूर्ण है। जब तक किसी चीज का कोई उद्देश्य नहीं हो तब तक वो सीखा नहीं जा सकता है। ठीक है,
जैसे आप कोई भी, चाहे कार मैकेनिक जो है वो कार बनाना सीखता है तो उसके पीछे भी रीजन है, एक शिक्षक जो है पढ़ाना सीखता है उसके पीछे रीजन है, एक छात्र है वो पढ़ता है तो उसके पीछे भी रीजन है। वो रीजन अलग हो सकता है, वो रीजन उसका व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, या फिर उस अधिगम की जो प्रवृत्ति हो वो ऐसा भी हो सकता है कि समाज में एक अच्छा नाम के साथ, या फिर कोई आर्टिस्ट बनना चाहे तो वो कला के क्षेत्र में नाम कमाना चाह रहा है इसलिए हो सकता है, या फिर पैसा कमाना चाह रहा हो इसके लिए हो सकता है। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य पूर्ण जरूर होगा अधिगम। इसके बाद अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब कि हम अगर कुछ सीख रहे हैं और अगर व्यवहार में हमारे परिवर्तन नहीं है तो समझिए कि अधिगम का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ। यानी कि अधिगम जो है वो व्यवहार परक है। व्यवहार परक से मतलब कि हम जब एक बच्चा नया रहता है या एक शिक्षित और अशिक्षित की ही हम बात कर लेते हैं तो एक अशिक्षित व्यक्ति हर सिचुएशन में उतना बेहतर तरीके से ऐसा माना जाता है कि नहीं रिएक्ट करेगा, उतने अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। फिर अधिगम विकास है, मतलब डेवलपमेंट जो है ह्यूमन का वो जो है वो अधिगम है। अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन का मतलब कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को अनुकूल बना लेने को हम लोग अनुकूलन बोलते हैं। तो अधिगम अगर आप प्राप्त करते हैं, अधिगम हो रहा है किसी व्यक्ति के अंदर, तो ये माना जाता है कि वो अलग अलग सिचुएशन में अनुकूलन जो है उसके साथ जाएगा और अनुकूलित हो जाएगा। फिर अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि सार्वभौमिक का यूनिवर्सल। अगर आपने कुछ सीखा तो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहेगा, तभी माना जाएगा कि अधिगम जो है वो प्रॉपरली हुआ। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ सीखा और कल वो चीजें जो है वो वेनिश हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो वो अधिगम के विशेषता के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद अधिगम विवेकपूर्ण है, बिल्कुल इंटेलेक्चुअली यूज होना चाहिए। जो भी आपने सीखा, जो भी एक छात्र ने सीखा, उससे उसका विवेक जो है वो विकसित होना चाहिए। उसका किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन का जो तरीका है वो बदलना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि अधिगम जो है वो हुआ और अधिगम विवेकपूर्ण है। फिर अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि ये एक्टिव प्रोसेस है। जो लर्निंग का प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपको कोई बता रहा है तो उस जब तक आप एक्टिव नहीं रहे तब तक सीख नहीं सकते। दूसरी बात, आदमी हर टाइम सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, किताबों से सीखता है, सिचुएशन से सीखता है, ठीक है। तो जो है हमेशा एक्टिव रहने वाली प्रक्रिया जो है वो अधिगम है। फिर अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक है। मतलब अधिगम जो हम करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत जो विकास है वो तो है ही, साथ ही साथ समाज के प्रति भी जो कुछ दायित्व है उनको भी पूरा करता है अधिगम। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है, या जनरली हम लोगों के इर्द गिर्द भी है, कि अच्छे जो लोग हैं, जिन्होंने अच्छे लर्निंग की हुई है, वो लोग अच्छे समाज का निर्माण भी करते हैं। तो ये व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक भी है। और अनुभवों का संगठन जो है वो भी अधिगम है, ठीक है। अनुभवों का संगठन का मतलब कि अलग अलग सिचुएशन में रहते हुए और जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो भी अधिगम कहलाता है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें टीचिंग के प्रोसेस में, तो अलग अलग केस स्टडीज दी जाती हैं और उसको पढ़ करके हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। या फिर किसी, मान लीजिए एक मैकेनिक है, मैकेनिक को अलग अलग सिचुएशन दिया जाता है, उसमें वो काम करता है। या फिर हम ही लोग लेबोरेटरीज में जाते हैं, तो लेबोरेटरीज में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीज़ों को देख करके और तब अनुभव गेन करते हैं और उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फिर अधिगम वातावरण की उपज है। मतलब हम किस सिचुएशन में रहते हैं वो भी अधिगम पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे एक जो स्टूडेंट है केन्या या साउथ अफ्रीका के किसी रिमोट जगह पे रहता हो और एक व्यक्ति अमेरिका के किसी जगह पे रहता हो, तो दोनों में बहुत अंतर है। और दोनों में जो है वो जिस सिचुएशन में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वो भी उनके लर्निंग प्रोसेस पे जो है वो इफेक्ट
डालता है। तो ये इस तरीके से हमने अधिगम की विशेषताएं पढ़ा, और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम को कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी दिशाएं हैं जो प्रभावित करती हैं। अभी तक हमने पढ़ा अधिगम की विशेषताएं, अब हम पढ़ेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि किस किस तरीके से अधिगम जो है वो प्रभावित होता है, लर्निंग जो है वो इफेक्ट होती है किसी भी स्टूडेंट की। तो पहला है वातावरण। वातावरण से मतलब ये हो गया कि शैक्षिक वातावरण में ही कोई व्यक्ति सीख पाता है, ठीक है। या फिर जिसको हम मान लीजिए कि किसी को सिखाना चाह रहे हैं सेना के गुण, तो उसको उस सिचुएशन में ले जाकर के ही सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को सिनेमा में बैठा करके और उसको सीमा रक्षा के जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली दे पाए। हाँ, कुछ सिचुएशंस दिखाए जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। या फिर हर चीज के लिए, हर तरह के लर्निंग प्रोसेस के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट होता है, उसी में सिखाया जा सकता है। जैसे मेडिकल से रिलेटेड किसी को अगर लर्निंग करानी है तो उसके लिए आपको मेडिकल फैसिलिटीज के बीच में लेकर के जाना होता है। इसीलिए जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको एक हॉस्पिटल भी पैरेलल में रखा जाता है और वहां पे लाइव लर्निंग के साथ उनको सिखाया जाता है। तो एनवायरनमेंट जो है वो लर्निंग में बहुत ही इफेक्टिव रहता है। दूसरी बात, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब ये हो गया कि मैच्योरिटी कितनी है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो हम नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं सिखा सकते। वो कुछ चीजें समझते हैं और समझने के बाद ही सीख पाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो लैंगिक शिक्षा या यौन रिलेटेड जो शिक्षा होती है उसको एक सिचुएशन, एक एज के बाद ही और एक तरीके से ही दिया जाता है, तभी वो परिपक्व जब स्टूडेंट हो जाता है तो समझता है। इसी तरीके से कुछ मान लीजिए हम इंटेलेक्चुअल लेवल की कुछ चीजें सिखा रहे हो या फिलोसॉफिकल कोई बात सिखा रहे हैं किसी को, तो सामने वाला जो स्टूडेंट होना चाहिए उसको परिपक्व होना चाहिए, उतना मैच्योर होना चाहिए कि आप जो सिखा रहे हो वो सीख पाए। अदरवाइज क्या होगा, आप कितना भी देर सिखाएंगे तो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो स्टूडेंट के परिपक्वता को ध्यान रखते हुए ही टीचर को स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए और सब्जेक्ट चूज करने चाहिए पढ़ाने के लिए। इसके बाद बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर स्टूडेंट की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है और जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। कई बार क्या देखा जाता है कि जो कमजोर बालक रहते हैं वो हर चीज नहीं सीख सकते, हर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानना होगा और तभी वो अच्छे से लर्न कर पाते हैं। मान लीजिए किसी का हेल्थ लगातार खराब रह रहा हो किसी स्टूडेंट का, तो उसको वो चूंकि प्रॉपर टाइम दे नहीं पाएगा तो इसलिए उसकी लर्निंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। साथ ही अगर वो मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, और एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो किसी चीज को क्रुएलिटी को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको वार जो है, युद्ध है, वो पढ़ाने पे उस पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी लर्निंग जो है वो प्रभावित हो सकती है। अब विषय सामग्री का स्वरूप, जो हम टीचिंग मटेरियल चूज करते हैं वो भी बहुत ही प्रभाव छोड़ता है स्टूडेंट के ऊपर। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हमें किस चीज का देना है, किस चीज को हम लोग 3D में दिखा सकते हैं, किसको ऑडियो विजुअल तरीके से दिखा सकते हैं, किसका हम लोग मॉडल बना करके दिखा सकते हैं, है ना। या कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो टीचिंग मटेरियल्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो होता है वो प्रभावित करता है। और जितना बढ़िया और जितना इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लर्निंग का प्रोसेस उतना ही बढ़िया रहेगा और अधिगम उतना ही ज्यादा होगा। अब सीखने का समय एवं थकान, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को नींद आ रही है और नींद आने में आप उसको पढ़ाने लगे तो वो नहीं सीख पाएगा। या ठीक कोई सो करके उठा और सो के उठते ही उसको कुछ ऐसी चीज सिखा रहे हैं जो दोपहर में सिखाई जा सकती है, या कुछ इस तरीके
की चीजें है ना, तो वो नहीं सीख सकता। इसलिए एक आइडियल टाइम होना चाहिए कि कब सिखाया जा सकता है और कितनी देर सिखाया जा सकता है। एक कोई स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट की अलग कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट सुबह 8 बजे से स्टार्ट किए और शाम के 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं, तो फिर इस केस में लर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, स्टूडेंट है वो सीख नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि जो सीखने वाला स्टूडेंट है वो उसका कितनी देर में वो सीख सकता है और उसके लिए कैसे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और कितनी देर में वो थक जाता है। कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि 1 घंटे पढ़ने के बाद थक जाता है, तो उसको उतना टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर क्या है कि वो लर्निंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रेरणा और इच्छा, मतलब मोटिव होना चाहिए। जो सीखने लर्नर है उसका भी मोटिव हो कि हाँ मैं एक चीजें सीख क्यों रहा हूं, और इसका जो एक आइडियल एनवायरनमेंट है वो देना भी टीचर का ही काम है कि वो उसको प्रेरित करे कि हाँ आप जो सीख रहे हैं उसका जो मेन कारण है वो ये, और आपकी लाइफ को इस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तभी जो लर्नर है वो इच्छा उसके अंदर जगेगी, वो प्रेरित होगा और तब लर्निंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिर सिखाने की प्रक्रिया किस तरीके से सिखा सकते हैं, ये देखिए, शिक्षक को ज्ञान होना और स्टूडेंट को सिखाना ये दोनों दो बातें हैं। ठीक है, तो जो टीचर सिखाने के प्रोसेस में जितना ही पारंगत होगा, जितना ही बढ़िया होगा, वो उतने ही अच्छे तरीके से किसी को सिखा सकता है। तो लर्निंग प्रोसेस में, अधिगम के प्रोसेस में सिखाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत प्रभावित रूप से रहता है, और अलग अलग जो छात्र होते हैं उनके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड की कई बार जरूरत होती है, इंस्ट्रक्शन मेथड की जरूरत होती है। वो प्रिपेयर करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, ये टीचर का दायित्व होता है। और लास्ट में संपूर्ण परिस्थिति, ओवरऑल जो सिचुएशन है, जरूरी नहीं कि ये सारे आइडियल कंडीशन में रख करके हम सिखा पाए किसी को, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है लर्नर को लर्न करते हुए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और हम अभी तक पढ़ चुके हैं अधिगम क्या है, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार ही आते हैं किसी भी टीचिंग के एग्जाम में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने सुझाव जो है वो निश्चित रूप से हमें दें ताकि हम आने वाले वीडियो में इम्प्रूव करें और फिर हमारा लर्निंग प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।